आइए आज के इस कमाल के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 4 फरवरी 2016, दिन गुरुवार, जगह है बांग्लादेश सेंट्रल बैंक की 10वीं मंजिल। अब ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर न मार सके। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन तभी इसी अति सुरक्षित माहौल के बीच एक बहुत ही मामूली सी चीज होती है। इस 10वीं मंजिल पर रखे एक प्रिंटर में अचानक खराबी आ जाती है। अब आप सोचिए, बैंक के कर्मचारियों को लगा कि भाई मशीन है, खराब हो गई होगी। उन्होंने इसे बस एक आम प्रिंटर की खराबी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यही उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम प्रिंटर नहीं था। ये वो मशीन थी जो बैंक के हर एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिक रूप से लॉग और प्रिंट करती थी। मतलब बैंक का पूरा कच्चा चिट्ठा इसी मशीन से होकर गुजरता था। और इस एक छोटी सी नजरअंदाज की गई भूल की कीमत क्या थी? पूरे $1 बिलियन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, लगभग 100,000 करोड़ टका। ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि दुनिया के एक बेहद खतरनाक हैकिंग ग्रुप द्वारा किया जा रहा एक मैसिव साइबर अटैक था। और उनका मकसद बस माउस के कुछ क्लिक्स के जरिए इस पूरी की पूरी रकम को गायब करना। तो अब हमारे सामने यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक साधारण से प्रिंटर की खराबी ने बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी साइबर डकैती की नींव कैसे रख दी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस पूरी डकैती में ना तो कोई बैंक का दरवाजा तोड़ा गया, ना ही किसी के सिर पर बंदूक रखी गई। सब कुछ बिल्कुल खामोशी से हुआ। तो चलिए इस पूरे रहस्य की गहराई में गोता लगाते हैं। सेक्शन 1, द पेशेंट सेटअप। इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतने बड़े पैमाने के हमले रातों रात तो होते नहीं हैं। इनके पीछे महीनों का धैर्य और बिल्कुल सटीक प्लानिंग होती है। हैकर्स की मास्टर प्लानिंग असल हमले से कई महीने पहले ही शुरू हो गई थी। देखिए, हमले से ठीक 9 महीने पहले मई 2015 में इन हैकर्स ने फिलीपींस के मनीला में आरसीबीसी बैंक के अंदर 4 डमी अकाउंट खोले। और दिलचस्प बात यह है कि हर एक अकाउंट में महज $500 ही डाले गए थे। ये महज एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़े जाल को बिछाने का पहला कदम। फिर आता है जनवरी 2016। बैंक में एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला ईमेल आता है। रेसल आलम नाम से आई इस फेक जॉब एप्लीकेशन के साथ एक सीवी अटैच था, लेकिन असल में उस सीवी के अंदर एक बेहद खतरनाक मैलवेयर छिपा हुआ था। बैंक के 3 कर्मचारियों ने अनजाने में इस फाइल को डाउनलोड कर लिया। बस फिर क्या था, ये मैलवेयर किसी कैंसर की तरह उनके पूरे बैंकिंग सॉफ्टवेयर में फैल गया और हैकर्स को बैठे बिठाए सिस्टम का पूरा कंट्रोल मिल गया। सेक्शन 2, एक्सप्लॉइटिंग द स्विफ्ट सिस्टम। अब सिस्टम का एक्सेस मिलते ही हैकर्स ने तुरंत पैसे नहीं चुराए, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरा 1 महीना सिर्फ शांत रहकर बैंक के कामकाज और उनके रूटीन को ऑब्जर्व करने में बिता दिया। इसे कहते हैं असली पेशेंस। और उनके निशाने पर क्या था? स्विफ्ट सिस्टम। अब स्विफ्ट कोई पैसों से भरी तिजोरी नहीं है, बल्कि यह सेंट्रल बैंकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहद सुरक्षित इंटरनेशनल मैसेजिंग नेटवर्क है। आप इसे इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए एक अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन या एक तरह का वीआईपी व्हाट्सएप मान सकते हैं, जिस पर बैंक एक दूसरे से बात करते हैं। अब चूंकि स्विफ्ट सिस्टम को सीधे हैक करना तो लगभग नामुमकिन है, इसलिए हैकर्स ने एक बहुत ही चालाकी भरा रास्ता निकाला। मैलवेयर इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने स्विफ्ट को हैक करने के बजाय खुद बांग्लादेश बैंक के आईडी और पासवर्ड ही चुरा लिए। इन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने टर्मिनल्स पर कंट्रोल ले लिया। अब वो सिस्टम में बिल्कुल बांग्लादेश बैंक की तरह बर्ताव कर रहे थे और उन्होंने सीधे न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया। 4 फरवरी से 5 फरवरी के बीच इसी एक्सेस का इस्तेमाल करते हुए हैकर्स ने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को ठीक 35 पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी। और जरा सोचिए, इनका कुल मूल्य कितना था? एक ऐसा आंकड़ा जो किसी के भी होश उड़ा दे, $951 मिलियन। सेक्शन 3, द परफेक्ट वीकेंड हाइस्ट। ये पूरी की पूरी डकैती किसी हॉलीवुड थ्रिलर की तरह अलग अलग देशों के टाइम जोन्स और उनके कैलेंडर्स की खामियों पर टिकी हुई थी। हैकर्स ने असल में समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। इसे ऐसे समझिए, बांग्लादेश में शुक्रवार और शनिवार को वीकेंड होता है, तो वहां बैंक बंद था। जब रविवार को बांग्लादेश का बैंक खुलता है तो अमेरिका में शनिवार रविवार की छुट्टी होती है, इसलिए वहां के बैंक बंद होते हैं। और जो रही सही कसर थी वो फिलीपींस ने पूरी कर दी, जहां उस मंडे को चीनी नववर्ष की वजह से छुट्टी थी। मतलब हैकर्स के पास काम करने के लिए पूरा एक लंबा वीकेंड मिल गया।
जरा उस रविवार के दिन की कल्पना कीजिए। बांग्लादेश में बैंक के कर्मचारी वापस काम पर लौटते हैं। सबसे पहले वो उस खराब प्रिंटर को ठीक करते हैं। जैसे ही प्रिंटर ठीक होता है, बैकलॉग में रुकी हुई सारी ट्रांजैक्शन लॉग्स धड़ाधड़ बाहर आने लगती हैं। बैंक में अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। उन्हें पता चलता है कि करोड़ों डॉलर्स एशिया के अलग अलग अकाउंट्स में भेजे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखिए, जिस वक्त उन्हें ये पता चलता है, उस वक्त न्यूयॉर्क का बैंक वीकेंड की वजह से बंद होता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। सेक्शन 4, सेव्ड बाय अ टाइपो। अब इतनी सटीक और अभूतपूर्व हैकिंग के बावजूद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक मामूली सी टाइपिंग मिस्टेक ने इस पूरे फंड को लूटने से बचा लिया। अगर हम उन 951 मिलियन डॉलर्स के कुल हिस्से पर गौर करें तो पता चलता है कि इस भारी भरकम रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा महज कुछ अजीबोगरीब संयोगों के कारण बच गया था। आइए देखते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ। इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 870 मिलियन डॉलर, सिर्फ एक शब्द के कारण ब्लॉक कर दिया गया था, और वो शब्द था जुपिटर। दरअसल हैकर्स ने फिलीपींस की जुपिटर स्ट्रीट का नाम इस्तेमाल किया था, लेकिन अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम में जुपिटर नाम ब्लैक लिस्टेड था, क्योंकि यह ईरान पर लगे तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली एक कंपनी का नाम था। सिर्फ इस एक शब्द ने पूरे अमेरिकी सिस्टम में ऑटोमेटिक रेड अलर्ट ट्रिगर कर दिया। और सुनिए, 20 मिलियन डॉलर का एक और हिस्सा एक फर्जी श्रीलंकाई एनजीओ को भेजा जा रहा था, जिसे डॉइच बैंक ने बीच में ही रोक दिया। इसके पीछे की वजह और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हैकर्स ने फाउंडेशन की स्पेलिंग गलत लिखकर FUNDATION टाइप कर दी थी। जरा सोचिए, स्पेलिंग की एक मामूली सी गलती ने पूरे 20 मिलियन डॉलर्स बचा लिए। लेकिन दुर्भाग्य से 81 मिलियन डॉलर की रकम फिर भी उनके हाथ लग गई। ये पैसा मनीला के उन्हीं RCBC अकाउंट्स में पहुंचा जो ठीक 9 महीने पहले खोले गए थे। इसके बाद इसे एक रेमिटेंस कंपनी के जरिए सीधे कसिनो में भेज दिया गया। चूंकि फिलीपींस में उस वक्त छुट्टियां चल रही थीं, किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। कसिनो में इस पैसे को अनट्रेसेबल कैश में बदल दिया गया, जिससे इसे ट्रैक करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। सेक्शन 5, नॉर्थ कोरिया एंड द कवर अप। इस महाडकैती का अंत यही नहीं होता। इसके बाद कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। जब FBI ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ली तो कुछ बेहद अहम खुलासे सामने आए। हमले में इस्तेमाल किए गए IP एड्रेस सीधे नॉर्थ कोरिया के निकले। मैलवेयर के कोड में कोरियन भाषा के अंश पाए गए और ये पूरा का पूरा तरीका 2014 में हुए फेमस सोनी पिक्चर्स हैक से बिल्कुल मेल खाता था। जांच एजेंसियों ने इसे नॉर्थ कोरिया के मशहूर लेजरस ग्रुप से जोड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही ग्रुप है जिसने भारत के कॉस्मोस बैंक को भी 94 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था। लेकिन कहानी में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो कुछ और ही थी। FBI के वहां पहुंचने से पहले ही बांग्लादेश सेंट्रल बैंक ने एक प्राइवेट IT फर्म को बुलाकर हैकिंग के सारे डिजिटल सबूत मिटा दिए थे। देश के तत्कालीन वित्त मंत्री तक को इस इतनी बड़ी घटना के बारे में अंधेरे में रखा गया। जब यह पूरा कवर अप दुनिया के सामने आया तो सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर को भारी दबाव के चलते अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो इन सारे तथ्यों और सबूतों का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस तरह से सबूतों को जल्दबाजी में मिटाया गया और बातों को छुपाने की कोशिश की गई, क्या डिजिटल बैंकिंग इतिहास की ये सबसे बड़ी डकैती सच में सिर्फ बाहरी हैकर्स का काम था, या फिर इस पूरे खेल के पीछे बैंक के अंदर का ही कोई व्यक्ति शामिल था? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। सोचने वाली